Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be biological method from chapter The Science of Biology, National Book Foundation. So biological method क्या है? There is nothing magical about science. You already have some of qualities of scientists, e.g. you are curious. So science में कुछ भी अचानक से नहीं होता. साइंटिस्ट में एक क्वालिटीज होती है कि वो क्यूरियस होते हैं, यानी किसी की चीज के पीछे भी वजह जानना, कोई इवेंट हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये क्यूरियोसिटी होती है और ये किसी भी साइंटिस्ट को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाती है. You likely to do new and different things. You like to explore new places. So इसी तरह बाज के अंदर ये आदत होती है कि वो different new things, adventure करने को पसंद करते हैं और साथ ही साथ वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं न्यू प्लेसेस को. तो ये सारी की सारी एक क्यूरियोसिटी की निशानियां हैं. दीज आर द नेचुरल टैलेंट और स्किल्स ऑफ अ साइंटिस्ट विच में यूज टू सॉल्व द डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम. ये एक नेचुरल क्वालिटीज होती हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं. Especially scientists including biologists employ an approach for solving a scientific problem that is known as a scientific method. तो usually कभी भी बायोलॉजी के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक प्रॉपर मेथड है, एक प्रॉपर स्टेप्स हैं जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड. यानी हम उसी मेथड को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, कोई न्यू डिजीज आउटब्रेक होती है या कुछ भी. सो उसको एक प्रॉपर मेथड से किया जाएगा. इसकी एग्जांपल भी हम आगे पढ़ेंगे. सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाएगा, जो कि क्या है, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या. जब हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, सो नेक्स्ट स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. फिर हम उसके बारे में डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदात करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट प्रोसेस में हेल्प आउट हो. तो थर्ड स्टेप होगा बिल्डिंग अप द हाइपोथेसिस. एक स्टेटमेंट क्रिएट होगी, एक हाइपोथेसिस क्रिएट होगा और नेक्स्ट फिर डिडक्शंस ड्रॉज होंगी कि डिडक्शन कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा हो सकता है. दीज आर कॉल्ड डिडक्शन. सो फिर होगा डिवाइसिंग एक्सपेरिमेंट और इसके बाद हम उसको अमली जामा पहनाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन्फेरिंग रिजल्ट्स. और लास्ट ऑप्शन होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके रिजल्ट्स क्या हैं. तो ये एक बेसिकली एक पाथवे है जो कि आप देख सकते हैं. सो ये आप अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. सो रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस क्वेश्चन इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन माइंड ऑफ रिसर्चर. सो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा ये है कि वो या तो आपके ज़हन में खुद आएगा या किसी रिसर्चर के माइंड में आएगा या कोई आपसे पूछेगा, तो वो एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा. जैसे एक क्वेश्चन वैसे ही मैं आपके माइंड में डाल रहा हूँ कि मलेरिया क्यों होता है. सो दिस इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एक प्रॉपर मेथड होगा जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भी. सो नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया या एक क्वेश्चन आ गया, अब उसके बारे में हमने ऑब्जर्वेशंस करनी है. ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी उतना अच्छा आप हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और उतना ही अच्छी आपकी रिसर्च या जो बायोलॉजिकल मेथड है वो चलेगा. सो ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय 5 सेंसेस, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच. ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स. अच्छा, ये 5 सेंसेस होती हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हेयरिंग. इन्हीं से आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी चीज़ को और इन्हीं की बेस पे आप आगे हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे. ऑब्जर्वेशन 2 किस्म की हो सकती है. कैसे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है और क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? विच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी क्वालिटेटिव ऐसी होगी जो किसी क्वालिटी पे बेस करेगी या किसी कैरेक्टरिस्टिक पे. जैसे कलर का फेयर होना और डार्क होना, ये क्वालिटी है. इसी तरह गुड और बैड एक क्वालिटी है. तो ये क्वालिटेटिव होती है. और क्वांटिटेटिव क्या होती है? विच आर बेस्ड ऑन मेजरेबल वैल्यू. जिस वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 5 kg, 8 kg, 2 मीटर, 3 इंच, 1 लीटर, ये सारी की सारी मेजरेबल है और ये क्वांटिटी को शो कर रही हैं. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बीइंग मेजरेबल आर इनवेरिएबल and can be expressed in terms of number, so are more accurate. तो क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो
ज़्यादा रिलायबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। सो एक एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, जिस तरीके से द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर। अब ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग है, जिस पे वाटर फ्रीज करता है, वो कोल्डर है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बट अगर हम इसको क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और मोर रिलायबल होती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन द लीटर ऑफ इथेनॉल। अगर हमारे पास एक बॉटल में 1 लीटर पानी और 1 लीटर एथेनॉल हो, एक केमिकल है, सो इनमें से हैवियर कौन होगा? वाटर वाला। सो अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, तो अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 100 ग्राम। 1 लीटर ऑफ वाटर का जो वेट है वो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम। एंड अ लीटर ऑफ इथेनॉल वेट्स 789 ग्राम्स। तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिल गई। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप होता है, आपने ऑब्जर्वेशंस कर ली, आपके मुशाहिदात हो गए, अब आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और वो हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होगी जिस पे आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो बेस करेगा। हाइपोथेसिस अ स्टेटमेंट डेट मे प्रूव टू बी आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। जे एक ऐसी स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जिसको आपने आंसर करना होता है। जैसे कि मैंने आप के माइंड में एक क्वेश्चन डाला था कि मलेरिया कैसे होता है, तो मैं एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर देता हूँ अभी, यानी मैंने मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद मुझे ये पता चला कि शायद मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की बाइट करने की वजह से होता है। सो ये एक हाइपोथेसिस है, अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप यही समझे कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, अभी तक हमें ये चीज़ पता ही नहीं है। तो फिर आपके माइंड एग्जैक्टली उस चीज़ पे चलेगा। सो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन के बाद एक हाइपोथेसिस क्रिएट हो गया, अब हम उसको प्रूव करेंगे। हाइपोथेसिस शुड हैव सम कैरेक्टरिस्टिक। अब एक हाइपोथेसिस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तभी हम उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं। क्या? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्पेसिफाइड स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ये एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। और जो आपने ऑब्जर्व किया है उसी के बेस पे आप हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। ये नहीं है कि आप ये कह दें कि मलेरिया जो है ना वो सांप के काटने से होता है, तो ये बिल्कुल ये एक अजीब सी स्टेटमेंट बन जाएगी जिसका ना कोई प्रूव है ना कोई ऑब्जर्वेशन है। सो इस तरीके से हाइपोथेसिस नहीं, क्योंकि आप इसको फर्दर फॉलो ही नहीं कर सकते, इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल। अच्छा, हाइपोथेसिस के अंदर ये जो करैक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी टेस्टेबल, कि हम उसको किसी तरीके से टेस्ट कर सकें, और दूसरा पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल, और उसको रिजेक्ट भी किया जा सके। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हाइपोथेसिस के अंदर होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है। सो नेक्स्ट होती हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस में आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। कि ये एक लॉजिकल बेसिस पे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अगर ये हो सकता है तो ये हो सकता है, यानी इफ एंड देन वाला केस आ जाता है। टू ड्रॉ द डिडक्शन हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू। डिडक्शन इन्वॉल्व इफ एंड देन लॉजिक। सो इफ एंड देन लॉजिक दे के हम प्रूव करते हैं कि इसको फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेके जाया जाए या नहीं, और ये एक हाइपोथेसिस के बाद क्रिएट करने वाली डिडक्शंस होती हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो भी डिडक्शन क्रिएट होगा उसके नेक्स्ट होगा एक्सपेरिमेंट। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो हाइपोथेसिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स आर प्रेफर टू मूव इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। तो एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या नहीं। द डिडक्शंस ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर subjected to rigorous testing। सो जो भी डिडक्शन हाइपोथेसिस से हमने बनाई होती हैं उनको हम बार बार टेस्ट करते हैं ताकि एग्जैक्टली हमें पता चल सके कि वो ठीक है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। सो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लीन विच हाइपोथेसिस करेक्ट। सो एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद हमें पता चलता है कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। सो नेक्स्ट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकले होंगे, तो वो रिजल्ट्स की समरी बनाना। द बायोलॉजिस्ट गैदर्स द एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो उस डाटा को हम कंबाइन करते हैं, फिर उसको डिफरेंट ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में शो करते हैं। दिस डाटा अरेंज टू ड्रॉ रिजल्ट्स। और यही डाटा जो होता है वो
अरेंज करते हैं और फिर एक रिजल्ट्स निकलते हैं। सो ये होते हैं बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स। सो एक से अगला जो टॉपिक था हमारा हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ, यानी ये क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो हाइपोथेसिस हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एक टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन। एक जैसे क्वेश्चन क्या था कि मलेरिया कैसे होता है, तो हमने हाइपोथेसिस बना के एक आंसर दिया। वैसे ही एक आइडिया कि मलेरिया जो है मॉस्किटो बाइट करने की वजह से होता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल डेटा। या तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था तब आपने वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, या आपके पास कोई अवेलेबल डेटा है। So a scientific hypothesis makes the prediction date can be tested by recording additional observations। तो एक scientific hypothesis जो होता है वो एक prediction create करता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं और डिफरेंट फिर जो भी टेस्ट होगा तो उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और देन हम उनके रिजल्ट्स निकालेंगे कि आया हमारा हाइपोथेसिस ठीक था या नहीं। इन डिडक्शन बेस्ड साइंस, deduction usually take the form of prediction about what outcome of experiments or observation can be। अच्छा, डिडक्शन बेस्ड जो साइंस होती है उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। इफ एंड देन का लॉजिक यूज होता है कि अगर ये होगा तो ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ये होना चाहिए। तो ये जो डिडक्शंस बनती हैं इस पे हमें कुछ आउटकम्स मिल जाती हैं कि ये हो सकता है। We should expect if a particular hypothesis is correct. We then test the hypothesis by performing the experiment to see whether or not results are predicted। So एक जो भी hypothesis होता है particular, उसको हम टेस्ट करते हैं और ये साबित करते हैं कि whether this hypothesis is correct or not। So next होगा this deduction reasoning takes if and then logic use होगी। एंड नेक्स्ट इज थ्योरी। एक हाइपोथेसिस हो गया, उसके ऊपर टेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट होता है थ्योरी। क्या है थ्योरी? बेसिकली आपने डिफरेंट थ्योरीज का नाम सुना होगा, रदरफोर्ड थ्योरी, बोर एटॉमिक थ्योरी। सो ये थ्योरीज क्या है? सो थ्योरी इज व्हाट इज अ साइंटिफिक थ्योरी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस। एक साइंटिफिक थ्योरी क्या है और वो हाइपोथेसिस से कैसे डिफरेंट होती है। तो साइंटिफिक थ्योरी इज मच ब्रॉडर इन स्कोप देन हाइपोथेसिस। तो एक थ्योरी भी एक आंसर ही होता है। लेकिन वो थ्योरी उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई हो चुका होता है और उसके रिजल्ट्स हमें पता चल चुके होते हैं। सो कंपेयर टू वन हाइपोथेसिस, थ्योरी इज जनरली सपोर्टेड बाय मोर एविडेंसेस। तो थ्योरी जैसे मैंने आपको बात की कि वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुजर चुका होता है, तो इट्स मीन हमारे पास उससे रिलेटेड एविडेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। इन स्पाइट ऑफ द बॉडी ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग a widely accepted theory, scientists must sometimes modify or even rejected theories when a new research method produce results that do not fit। So in case sometimes अगर एक theory चल रही है और ऐसा होता है कि वो during different एक्सपेरिमेंट्स कहीं पे वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आती है, तो साइंटिस्ट वो करते हैं उस थ्योरी को रिजेक्ट भी करते हैं और उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी लेके आते हैं। और यही नेचर का कानून है, यानी ऑलवेज मॉडिफाई, ऑलवेज एवेल्युएट, ऑलवेज ग्रो। से एवोल्यूशन आता है, थ्योरीज चेंज हो जाती हैं, थ्योरीज रिजेक्ट हो जाती हैं, बट जब तक वो रिजेक्ट नहीं होती उसी को ठीक माना जाता है क्योंकि वो डिफरेंट एविडेंसेस से सपोर्ट होती है। और अगर थ्योरी एक थ्योरी एक लंबे अरसे तक ना रिजेक्ट हो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उसी के हक में हो, तो फिर वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। तो अ थ्योरी डेट हैज़ बीन वेरीफाइड एंड अपीयर्स टू हैव अ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन में बिकम बायोलॉजिकल लॉ। फॉर एग्जाम्पल मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है। क्योंकि वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुजरा है और वो हर वक्त सही साबित हुआ है। तो पहले वो थ्योरी थी, मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बट जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको चैलेंज किया लेकिन उसके बाद भी उसके रिजल्ट वही सेम आए, वही एविडेंसेस उसको और ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, तो वो करते करते एक लॉ बन गया। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया बायोलॉजिकल मेथड के क्या स्टेप्स हैं उनके, किस तरीके से उनको अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाता है। सो फिर हमने पढ़ा हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।